Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing chapter 8 D and F block elements of class plus 2, and in my today's video I will cover the topic properties of transition elements. We know transition elements are also known as D block elements, और आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा भी है कि D block elements होते क्या हैं. Those elements in which last electron will enter into the d atomic orbital of penultimate shell, उन्हें हम क्या बोलते हैं? d block elements. और आपने वहाँ पढ़ा भी था the general electronic configuration of d block elements जो हैं उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 से लेके 2. इट मीन्स n-1 क्या है? इट रिप्रेजेंट पेनल्टीमेट शेल. सो पेनल्टीमेट शेल का डी एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होगा और उसे 1 से लेके 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. और साथ ही साथ आउटर मोस्ट शेल का एस एटॉमिक, एन क्या है? आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल का एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और उसे 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. सेकेंडली हम ये भी जानते हैं दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर्स द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 3 to 12. सो इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 के. एंड वी नो ग्रुप नंबर 1 and 2 दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 3 13 to 18 they are called p block elements. So they are present in between the s and p block elements. We know all the d block elements they are divided into 4 series. आपको मैं बता चुका हूँ. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. दे आर ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट वाले को हम 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज, 5D ट्रांजिशन सीरीज, 6D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. और इन सब में 10 एलिमेंट्स हैं. और मैंने आपको बताया था कि हमें मेनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो 10 एलिमेंट्स हैं वो वही हैं जो मेनली हमें स्टडी करने हैं और उनके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर. द फर्स्ट वन इज metallic character. The first is metallic character. अब हम ये जानते हैं what are metals. Those elements which have tendency to lose the electrons, they are called metals. And if the element has tendency to lose the electrons, it means this concept is related to ionization energy. And if the ionization energy of any element is high, then the removal of electron is difficult. It means element will be less metallic. And if the ionization energy is low, then the element can easily lose electron. It means it is more metallic. So ionization energy और metallic character एक दूसरे के इन्वर्सली हैं. Metallic character is inversely proportional to ionization energy. आप जानते हैं ये चीज़. और हम ये भी जानते हैं as we move across the period from group number 1 to group number 18, the ionization energy continuously increases. So ionization energy increase होगी तो metallic character क्या होगा? That will decrease. So यदि हम इन तीनों ब्लॉक की बात करें S, P और D की, so metallic character क्या है? पीरियड के अंदर क्या होना है? डिक्रीज. इट मीन S ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा मेटेलिक हैं. दे आर मोर मेटेलिक देन D ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर मेटेलिक देन P ब्लॉक एलिमेंट्स. दिस इज द. अब आपके पास इसके बारे में और पढ़ेंगे व्हाट आर मेटल, एक्सप्लेनेशन अबाउट मेटालिक कैरेक्टर. ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स. अब मेटल्स है तो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होंगी? मेटल्स की. और आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है. दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे हैव मेटालिक क्लस्टर्स. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटालिक बट देयर मेटालिक कैरेक्टर इज लेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज मोर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज electronic configuration. We know the general outermost shell electronic configuration of d block elements is n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2. Here n-1 stands for penultimate shell and n stands for the outermost shell. This is electronic configuration. इसके बारे में आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ.
थर्ड पॉइंट इज atomic and ionic radius. We know what is atomic radius. It is the distance between the center of nucleus to the outermost shell containing electrons. That distance is called atomic radius. And atomic radius is always inversely proportional to strength of forces of attraction between nucleus and electrons present in outermost shell. यदि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तो उस समय में क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा. इट मीन्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी. और आप ये भी जानते हैं कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है प्लस में भी, वेरिएशन डाउन द ग्रुप, एज यू मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज. सो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल विल इंक्रीज. सो एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस विल इंक्रीज. ये अब आप पढ़ चुके हैं. एंड वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड. As you move across the period from left to right, the number of shell remains same, but atomic number, protons as well as nuclear charge will increase. And due to this, the strength of forces of attraction between nucleus and the electrons present in the outermost shell, these forces will become stronger and stronger. And due to this, the distance between center of nucleus and outermost shell, this distance will decrease. It means atomic and ionic radius will decrease. ये बात आप लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हैं, प्लस वन में भी आपने पढ़ा है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जनरली इंक्रीज करते हैं और पीरियड के अंदर डिक्रीज करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम है 21 और लास्ट एलिमेंट क्या है, जिंक है 30. इट मीन्स वी आर मूविंग, एज वी आर मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इट मीन्स वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए, एटॉमिक रेडियस जो है इट शुड बी डिक्रीज. एंड इट मीन्स स्कैंडियम जो है इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, सबसे ज़्यादा होना चाहिए इस सीरीज में, और जिंक का क्या है, सबसे कम होना चाहिए. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. अब क्या एक्सेप्शन है और फिर हम उनके रीजन की तरफ आएंगे कि फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिc radius decreases. As you move from scandium to manganese, atomic radius decreases. After that, iron, cobalt and nickel. In case of iron, cobalt and nickel, क्या होगा आयरन, कोबाल्ट एंड निकल के केस में? atomic radius remains almost same. यहाँ एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहेगा. नेक्स्ट है उसके बाद फ्रॉम कॉपर टू जिंक. होना क्या चाहिए, एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, बट हियर द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. सो दिस इज एक्सेप्शन. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि स्कैंडियम टू जिंक जा रहे हैं, इट मीन्स वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड. एटॉमिक रेडियस क्या है, इट शुड डिक्रीज. But actually it is observed that whenever we move from scandium to manganese, it is decreasing. In case of iron, cobalt and nickel, it is almost same. And after that, in copper and zinc, it is increasing. Now what is the question here, what is the reason behind this? आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें स्कैंडियम से जिंक की, जैसा मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया भी था, you are seeing in case of scandium, the configuration is 3d14s2, titanium 3d24s2, वैनेडियम 3d34s3. पहले आप इन तीनों को ही ऑब्जर्व करें. आप देखिए स्कैंडियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3. उसके बाद देखते हैं क्रोमियम में 3d54s2, 3d54s1, तो 3d के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 4s में 1. मैग्नीज में फिर 3d5, 4s1, 4s2. आयरन के अंदर 3d6 हो गया, पेयरिंग होनी शुरू हो चुकी है. अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 रह गए हैं. कोबाल्ट में 3 रह गए हैं. निकल के अंदर 2 है. कॉपर के अंदर एक भी नहीं बचा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3d में सिर्फ 4s में बचा है. और जिंक के अंदर 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं. शुरुआत में अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आफ्टर दैट पेयरिंग होनी शुरू होगी और इन द लास्ट जाके क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेड हो गए, यानी कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. सो
This reason, this atomic and ionic radius, this atomic radius is related with the number of unpaired electrons. So ध्यान दीजिएगा क्या है रीजन यहां पर. So what is the reason? As the number of अनपेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. अब आप जानते हैं जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उससे क्या होगा, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in outermost shell will become stronger. ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आप जानते हैं यदि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. 1 minute. The distance between center of nucleus and outermost shell will decrease. And hence atomic radius will decrease. इसी वजह से atomic radius क्या है, that will decrease. So this is the reason behind this जो हम exception. So हम जब देखते हैं as we move from scandium to मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं, आप देखिएगा स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम में there is only one unpaired electron in 3d atomic orbital. In case of titanium it is 2, in case of vanadium it is 3, in case of chromium आप 3d के ऊपर कंसंट्रेट करें, 4s साथ में है, मेनली 3d से रिलेटेड क्योंकि चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ डी एटॉमिक ऑर्बिटल से लिंक्ड होंगी. तो क्रोमियम में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और मैग्नीज में भी क्या है 3d के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ गए, एज वी आर मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंक्रीजिंग. और आपको बताया मैंने कि जब भी 3d एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. इसी वजह से स्कैंडियम टू मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज. आफ्टर दैट व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल? यू आर ऑब्जर्विंग इन केस ऑफ आयरन 3d6 4s2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d में कितने रह गए 4, कोबाल्ट में 3 और निकल के अंदर 2. बट आप कहेंगे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि रिवर्स ट्रेंड चलना चाहिए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए. बट साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं पेड भी हैं और अनपेड भी हैं. अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी. बट साथ साथ पेड भी हैं. अनपेड इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेंगे और पेड इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करेंगे. सो इन तीनों के केस में, इन केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, द पेड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दे आर just going to balance each other, they are going to balance the forces of each other. So here the forces of attraction and repulsion, these become almost equal, and that's why in case of iron, cobalt and nickel the atomic radius remains almost same. Now in case of copper and zinc we are observing that 3d10 3d10, it means यहाँ पर क्या है हमारे पास 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, all the electrons are paired. तो याद रखिएगा जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. और इसका उल्टा चलेगा, पेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक एंड एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. सो 3d और के अंदर हमारे पास कॉपर और जिंक में क्या है, इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक all the 3d atomic orbitals are fully filled, they all are having paired electron, so they are having very less effective nuclear charge. So forces of attraction are weakest कह सकते हैं, and atomic radius will increase. So that's why atomic radius of copper and zinc is highest in this series. So this is the reason कि हमारे पास स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हुआ है, आयरन कोबाल्ट निकल में सेम क्यों रहा है, और कॉपर और जिंक के अंदर क्या है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हुआ है.
दिस इज अबाउट एटॉमिक रेडियस. नाउ व्हाट अबाउट आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस के बारे में क्या ट्रेंड है. द आयनिक रेडियस ऑफ डाइवैलेंट कैटाइन. डाइवैलेंट कैटाइंस मीन जिनमें +2 चार्ज है will continuously decrease from scandium to copper due to increase in the number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं इस वजह से. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी. Fourth property is density. What is density? We know density is mass per unit volume. Density क्या है हमारे पास. mass per unit volume. अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है, why transition elements have high density? कि जितने भी transition elements हैं उनकी density high क्यों है. देखिएगा, वी नो डेंसिटी क्या है. मास पर यूनिट वॉल्यूम. इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इट मीन्स इफ द मास विल इंक्रीज द डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज. सेकेंडली वॉल्यूम जो है इट इज रिलेटेड विद द एटॉमिक रेडियस. अब आप जानते हैं रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा. 4/3 पाई आर क्यूब. स्फेरिकल शेप अज्यूम करके चले तो रेडियस बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज. इट मीन डेंसिटी मास के तो क्या है डायरेक्टली है, वॉल्यूम के क्या है इनवर्सली. It means if the mass will increase, the density will also increase, and if the volume will decrease, then the density will increase. So transition elements के केस में क्या है कि why they have the high density? This is due to the reason. Due to the reasons. अब वो कौन कौन से रीजन है आप देखिएगा. फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन इनमें है स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम. अभी आपने पढ़ा भी है कि हमारे पास अभी पिछले पॉइंट में कि एज यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. आयरन कोबाल्ट निकल में ऑलमोस्ट सेम एंड कॉपर एंड जिंक के अंदर इंक्रीज. बट यदि इनका कंपैरिजन हम एस ब्लॉक से करें तो दे आर हैविंग द लेसर एटॉमिक रेडियस देन दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू रेगुलर ट्रेंड. वो तो सिर्फ प्रॉब्लम इनके बीच में है आपस में. अदरवाइज रेगुलरली देखें तो इनका एटॉमिक रेडियस के इस पूरे स्लोप का एटॉमिक रेडियस जो है एस ब्लॉक एलिमेंट से कम है. So it means they are having small atomic volume. This factor will also increase the density. Secondly, they are having high mass. इनका मास जो है एटॉमिक मास उनसे ज़्यादा है. And the third factor is high nuclear charge. इनका न्यूक्लियर चार्ज उनसे ज़्यादा है. सो इन तीनों ही रीजंस की वजह से दे आर हैविंग द वेरी हाई डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहेंगे. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब यहां एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. वाई? कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ऐसा क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके पीछे की यदि रीजन की तलाश करें तो हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखी. इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. क्या है रीजन? हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा भी है, इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन को भी देखा है. दे आर हैविंग अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स अनपेड पड़े हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ है. एक तो ये रीज़न आप पहले पढ़ चुके हैं. उसके अलावा वी नो
दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे कवर मोस्ट ऑफ, यदि हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यदि हम बात करके चले पूरी सीरीज़ की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ मैं लिख के भी बता देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो आप इस सीरीज के अंदर यदि इन 10 एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें, देन यू आर ऑब्जर्विंग दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। इन सारे के सारों में से मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन से हैं? मेटल है, जैसे आयरन मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, निकल मेटल है, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है। और आपने प्लस में पढ़ा भी है, ऑल द मेटल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज नोन एज द मेटेलिक बॉन्डिंग, जिसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स में क्या पाया जा रहा है? मेटेलिक बॉन्डिंग है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, कि जितने भी टेंशन एलिमेंट्स हैं दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग है। उसके अलावा भी हैं और बहुत से रीज़न। सो हम यदि बात करें कि वाई टेंशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द रीजन फॉर हाई melting point and boiling point is, first reason है presence of metallic bonding. It means transition elements have metallic bonds, that's why they have the very high melting and boiling point. Second reason, we know in case of scandium to zinc there are unpaired electrons in 3d atomic orbital. So it means whenever these metal atoms will combine with each other, then they will form metallic bond as well as they will form additional covalent bond due to dd overlapping. dd overlapping क्या है? एक एटम का डी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का डी। आप जैसे ये देखिएगा, मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का 3d1 है, इसके साथ में स्कैंडियम का एक और दूसरा एटम जोड़ता हूँ, ये भी स्कैंडियम है, उसमें भी 3d1 है, मैंने इसे उल्टा कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि पहले एटम का डी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का डी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में बना रहे हैं बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। सो मेटेलिक बॉन्ड के एडिशन में बन रहा है। मेटेलिक बॉन्ड तो है ही है मेटल्स की वजह से, इनके अलावा क्या है? दे आर हैविंग द एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग ड्यू टू डी ओवरलैपिंग। इट मीन्स दोनों एटम का डी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, पहले का भी डी और दूसरे का भी डी। सो डी ओवरलैपिंग की वजह से इनके अंदर क्या है? दे आर हैविंग द एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग। एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग है ड्यू टू डी ओवरलैपिंग। तो इन दोनों ही रीजन की वजह से द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सब आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन यू विल से दैट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड एज वेल एज एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग ड्यू टू डी ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये भी जानते हैं कि इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज लो, इट मीन्स इट इज मोर वॉलेटाइल, और बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इट इज नॉन वॉलेटाइल। ये कहेंगे वॉलेटाइल नहीं है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर मोर वॉलेटाइल इन नेचर। अब इसका रीजन देखिएगा। अब हम ये देखते तो हैं कि जिंक है, चाहे कैडमियम है, चाहे मर्करी है, दे ऑल आर द मेटल्स। ये सभी मेटल्स हैं। इट मीन्स मेटेलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन देम, मेटेलिक बॉन्ड इनमें भी प्रेजेंट है। अब बात आती है एक्स्ट्रा की कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है। वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ जिंक, सेम कैडमियम में होगा और सिमिलर ही क्या होगा? मर्करी में होगा। दैट ऑल द 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, इट मीन्स दे आर हैविंग द पेड इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ जिंक से दिखा देता हूँ। जिंक 30 था, 3d 4s, 3d 10। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं।
दिस इज इन केस ऑफ जिंक। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द d atomic orbitals are fully filled. It is 3d10 means they are having the paired electron. No unpaired electron is present. So उसकी वजह से क्या हुआ है? Due to this reason, due to the presence of all paired electrons in 3d atomic orbitals, 3d के अंदर पेड होने की वजह से आप पहले पढ़ भी चुके हैं 3d atomic orbitals, they are having highest radius. इनका एटॉमिक रेडियस हाई है। और साथ में याद रखिएगा जो हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। सो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एटॉमिक रेडियस की इनवर्सली है। इट मीन्स एटॉमिक रेडियस यदि इंक्रीज होगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो आपके पास फर्स्ट रीजन तो ये दिख गया कि जब जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, दे आर हैविंग द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में अपने ट्रांजिशन सीरीज में उनका एटॉमिक रेडियस सबसे हाई है, तो उनके मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? सबसे वीक होगा। और आप जानते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। इसका नाम मेटालिक बॉन्ड वीक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। एक तो पहला रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन आप यदि देखिए यहाँ पर, जब हम जिंक को देख रहे हैं, दिस इज 3d10, इट मीन 3d atomic orbital are fully filled. All the 3d atomic orbitals are having 2 electrons, already 2 electrons. So whenever 2 zinc atom will combine, अब मैं कह रहा हूँ, मान लो हमें एक साइड में दिखाता हूँ, जिंक के 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं, ये भी जिंक, ये भी जिंक, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये पेड़ है। सेम वैसे यहाँ पेड़ है। Now you can observe that this is paired electron, this is paired. क्या ये आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं? We'll say that they will not overlap. Reason क्या है? The overlapping of electrons in various atomic orbitals will take place if the atomic orbitals are half filled. दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता तब पेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है। It means no dd overlapping is present या overlapping is possible. तो इनके अंदर डी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सेकंड रीजन था हमारे पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग, सो एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। सो ये दोनों ही रीजन कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो गई, एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इन दोनों रीजन की वजह से दे आर हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड रीजन जो है एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग is absent due to the non-possibility of dd overlapping. So क्वेश्चन है हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, देन यू विल से दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. It is due to the first reason they are having the biggest size, ये कहेंगे they are having the highest atomic radius in their respective transition series, and secondly it is due to the absence of additional covalent bonding due to the non possibility, ये कहेंगे non existence of dd overlapping. So this is the reason of their low boiling point. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.